वेरी गुड इवनिंग ऑल। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों पर जरूरी जो है डिस्कशन हो जाए। सबसे पहले तो एसए का पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एसए के पेपर से दो बातें आपको क्लियर हुई होंगी। पहली चीज ये है कि ऑप्शनल की तैयारी करते समय सिर्फ ऑप्शनल पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑप्शनल के साथ साथ आपको ये भी समझ करके रखना चाहिए कि सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे कि क्या मनुष्य की जो अभियोग्यता होती है क्या वह अब मशीनों के हवाले कर दी गई है। मतलब एग्जैक्टली मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो उसकी भाषा का मर्म था वो यही था। और अगर इस बात को देखें तो कई बार मैं आप लोगों से जिक्र करता हूं, तो वहां पर जिक्र में मैंने ये जरूर बोला होगा कि देयर इज अ घोस्ट इन अ मशीन। क्या मशीनें सोच सकती हैं, ये मैंने कई बार जिक्र किया हुआ है। और क्या मानवीय जो जीवन है वो धीरे धीरे मशीनों के जरिए नियंत्रित नहीं होता चला जा रहा है? क्या मशीनें हमारी जीवन पर जरूरत से ज़्यादा हावी होती चली जा रही हैं, या स्ट्रेटजी या झड़प जैसी जगहों पर मैं ऐसे टॉपिक्स पर मैं अक्सर बहस करता हूँ। ये ऐसा टॉपिक था जो कि डिस्कस्ड टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये है कि सत ही यथार्थ है, यथार्थ ही सत है। ये प्योरली फिलॉसफी का पेपर था। ये अगर आप ऑप्शन पेपर फिलॉसफी का उठा करके देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स में ये सवाल कई बार रिपीट किया गया है। यानी कि आप दो तीन सब्जेक्ट आप ऐसे मान करके चलिए कि जिनसे सवाल खूब रिपीट होते हैं। जैसे कि एक आपका फिलॉसफी है, इससे के लिए बड़ा धांसू हो जाता है। दूसरा आपका PSIR है, खासतौर से जो सेगमेंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उससे। तीसरा आपका सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी से भी खूब सवाल उठते हैं। हालांकि इस बार भी अगर ये कहा जाए तो जो उन्होंने जो है प्रश्न उठाया था कि क्या झूलना झुलाने वाले हाथी जो है संसार की देखभाल कर सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच रिलेटेड टू द सोशियोलॉजी। या अगर फिलॉसफी का चौथा पेपर देखें तो जो सामाजिक राजनीतिक दर्शन है, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ये उससे बंधा हुआ सवाल था। तो जितने भी सवाल अगर आप देखेंगे इससे के थे, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है रिलेट करते थे। जो यही सवाल है कि क्या मानवीय जो विकास की गति है वो मशीनों के हवाले कर दी गई है। इसमें एक प्रश्न और भी था जो छिपा हुआ था, जो एथिक्स के फोर्थ पेपर से जाकर के छिपता हुआ। इसका एक डायमेंशन अगर लें, मैं कोशिश करूंगा कि कल सारे जो है इस पेपर्स को जो है मैं डिस्कस जरूर कर दूं, ऐसे को। हालांकि ईगरली वेटिंग फॉर, मतलब एकदम धांसू वाला जो कहते हैं ना, बेचैन होकर के इंतजार करना, वो मैं इंतजार कर रहा हूं कि GS सेकंड पेपर हो जाए एक बार। तो GS सेकंड पेपर में मैं इस दावे के साथ चलता हूं कि जितना भी पेपर आएगा वो उस दायरे से बाहर कभी भी नहीं जाएगा जो कि मैंने क्लास में आप लोग के साथ डिस्कस किया हुआ है। मैं देख रहा था कि तमाम कोचिंग्स जो है वो एक एक क्वेश्चन पे सारी कोचिंग टिकी हुई है कि एक एक क्वेश्चन को लेकर के कि हमने देखो एक सवाल जो है मेरे क्लास का सीधा सीधा पढ़ाया हुआ है। अच्छा, पेपर आ गया GS2 का। कहाँ आ गया? अभी तो पेपर 1 ही आया है ना GS का, आर्ट एंड कल्चर वाला आया है। सेकंड पेपर कहाँ आया अभी? तो थोड़ा अपलोड करो, मैंने अभी तक नहीं देखा है। मैं तो वेबसाइट्स पर ही देखता हूँ, अगर कहीं आ जाता तो ठीक है। तो अगर आ गया होगा तो अगर आप इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू अपन्ना, तो आप मेरे को ज़रा फॉरवर्ड करो। तो मैं बिना मतलब पेपर देखे हुए इस बात को गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि एवरी सिंगल क्वेश्चन मेरे ही जो है क्लास से आपको फंसेंगे। मैं उस क्वेश्चन पर आता हूं ऐसे का जो था, उस क्वेश्चन में कि मशीनों के हवाले क्या कर दी गई है इंसान के विकास की दशा। वहां पर अगर आप जाओगे तो क्लियर कट आपको ये चीज मिलेगी कि जो मैंने एक बार बहुत पहले कहा था
कि धर्म की व्याख्या विज्ञान के अनुसार हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन विज्ञान की व्याख्या हर हाल में धर्म के आधार पर होनी चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। ये बात मैं पहले आप लोगों से याद हो तो शायद एस्से के ही किसी टॉपिक में मैंने ये बोला था, या जो है विवेक यथार्थ ही सत्य है, सत्य ही यथार्थ है, ये भी उसी जो है इससे से रिलेटेड है, जो कि मैंने आप लोगों को जो है विवेक और सत्य का एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाया था गूगल मीट के जरिए। यानी कि अगर आप लोगों ने मेरी क्लास पूरी शिद्दत के साथ की होती और रेगुलर किए होते तो मेंस में आपको कहीं पर भी फंसने की जरूरत ना पड़ती। पीएसआईआर को भी कई बार हो सकता है कि आपको यह लगता हो कि जैसे आपने किसी और टीचर के साथ कर रखा हो या किसी और इंस्टीट्यूट के साथ कर रखा हो, तो आपको लगता होगा कि मैं कहीं ज्यादा जो है इन डेप्थ लेने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा गहराई में उतरने की कोशिश कर रहा हूं। बट एट द सेम टाइम मैंने कई बार ये कहा है कि इस पेपर के जरिए मैं मेंस के करीबन 750 से 800 नंबर का सवाल हल करवाऊंगा आपसे। एक सिंगल क्वेश्चन को भी मैं अपने दायरे से बाहर नहीं जाने दूंगा, और जितना ये सोचते हैं, जितना ये दायरा रखते हैं, उस दायरे से बहुत आगे मैं बढ़ूंगा। तो आप लोग इंतजार करिएगा। आप में से किसी के पास है जीएस पेपर 2? कैन एनीवन शेयर विद मी? अच्छा, पूनम ने किया हुआ है। ओके, एग्जैक्टली अगर आप आइए इस पेपर को देखिए, every single question has been discussed with all the guarantee I can say। ये 1 मिनट का मौका मुझे दीजिए। आज तो बहुत, अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये आ चुका, मैं कल तक का वेट कर रहा था इसके लिए। मैं दरवाजा बंद कर दूं ना, बड़ा डिस्टर्बेंस है। 1 मिनट का मौका दीजिए मुझे। मैं आप लोगों को शेयर करता हूं, शेयर पे मैं लेता हूं। मैं पेपर पहली बार देख रहा हूं, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस पर आ रहा हूं कि ये मेरे पढ़ाए हुए दायरे से बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है, संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों, ये मतलब हिंदी में कुछ तो गड़बड़ कर दिया इन्होंने, कि इसकी प्रासंगिकता की जो है वो न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। इसमें आपके प्रश्न की 2 जगहों पर है। पहली चीज है कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। संवैधानिक नैतिकता के बारे में अगर आप जाइएगा तो जब मैंने आप लोगों को संविधान पढ़ाया या फिर जब राष्ट्र की भूमिका को मैं पढ़ा रहा था, तो राष्ट्र की भूमिका को पढ़ाते समय
मैं इस चीज पर लेकर के गया था कि किस तरह से राष्ट्रवाद का गलत दोहन हो रहा है भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और इसके बाद जिस हिस्से पर मैं आपको लेकर के गया था वो ये था कि किस तरह से अगर हम बात करें तो संवैधानिक राष्ट्रवाद के जरिए जो है हम इसका जो है जवाब दे सकते हैं। फिर इसके बाद जब संविधान पर मैं आपको लेकर के आया तो संविधान की उपयोगिता और उपादेयता को लेकर के मैं आया था। अगर आपको याद आ रहा हो, मैं एग्जैक्ट सही शब्दों का अगर मैं प्रयोग कर रहा हूं तो संवैधानिक उपयोगिता और उपादेयता पर लेकर के आया था। वहीं से इस प्रश्न की जो है मार्किंग शुरू होगी और लेकर के कहां तक जाएंगे कि भारतीय संविधान की जो विशिष्टताएं हैं उन विशिष्टताओं को एक्सप्लेन करते हुए आपको दिखाना होगा कि इसमें संवैधानिक नैतिकता कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से तमाम नैतिकताएं जो होती हैं वह देश और काल की परिस्थितियों के हिसाब से बदलती चली जाती हैं टाइम एंड स्पेस के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जो संविधान जिन मूल्यों को निर्धारित करता है वह दोनों ही मूल्य जो हैं वो आपको जो है आपके जैसे कि न्याय है, बंधुता है, गरिमा है, वो सारे जो शब्द हैं वो आपको यहीं पर लाकर के कनेक्ट करते हैं। इसलिए अपने आप में ये जो है एक संदर्भ के रूप में बहुत जरूरी हो जाता है। ये पूरा जो पहला प्रश्न है इसी बात पर जो है आपको आधारित करता है। विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। इसको भी जो है हम लोगों ने जो है ये अगर मैं कहूं तो ईमानदारी से तो उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर मैंने चर्चा नहीं की है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन मैंने कभी भी नहीं लिया है, लेकिन इस बात पर मैंने हमेशा से जोर दिया हुआ है कि नारीवाद एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जब कभी भी मुझे अपने पढ़ाने के दौरान मौका मिलता है तो मैं हमेशा जो है हर एक पॉइंट का नारीवादी दृष्टिकोण क्या हो सकता है इस पर मैं चर्चा जरूर करता हूं। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली जो है रहेगा। 14वीं वित्त आयोग की संस्तुतियों में राज्य को अपनी राजकोषीय स्थिति को सुधारने को कैसे सक्षम किया, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं। भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहां तक समर्थ है, ये पॉइंट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, गवर्नेंस में ये हम लोगों ने जो है पढ़ा है। एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। इसमें पॉलिटी प्लस सोशल जस्टिस दोनों मिला करके है। सोशल जस्टिस में मैं कई बार ये वैसे भी आप लोग के साथ जब कभी भी मेरी बहस होती है तो मैं इस प्रश्न पर हमेशा जोर देता हूं कि जितना भी हमारे देश में अगर विकास के मापदंड को तय करना है तो विकास के मापदंड जो है सड़कों से या जो है एयरपोर्ट से तय नहीं होना चाहिए, बल्कि यह प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य के लेवल पर होना चाहिए। फिर मैंने इसमें तमाम आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की थी कि भारत कहां कहां पर लैग करता है। ये प्रश्न सीधा उससे जुड़ा हुआ है, पॉलिटी प्लस जो है सोशल जस्टिस मिलाकर के। व्यवसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते हुए कमाना, अर्न व्हाइल यू लर्न की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है। ये पूरी तरह से जो है सोशल जस्टिस का है, तो ये सोशल जस्टिस में मैं नहीं जा रहा हूं। क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोशल जस्टिस में ये क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, जहां पर भी मैंने सोशल जस्टिस कंप्लीट की है। यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे तो परिवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं। अफ्रीका को आईआर में मैंने जब डिस्क्राइब किया तो वहां पर लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। यह भी आईआर की क्लास में जो है डिस्कस किया हुआ है।
एक राज्य विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जांच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि सीबीआई जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। यह भी क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि कैसे सीबीआई जब कहीं पर जाता है तो भारत के संघीय ढांचे को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। मानवाधिकार वाला प्रश्न जो है इनमें काफी हद तक योगदान दिया। फिर वे ताकतवर और प्रभावशाली के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। ये करंट के हिसाब से इसको मैंने नहीं टच किया हुआ है। 12वां, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। यह भी क्लास में डायरेक्ट रहा है। उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं और विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ये भी मेरे जितने भी क्लास नोट्स हैं उनमें डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्या विभागों से संबंधित स्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैरों की उंगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। यह प्रश्न मैंने टच नहीं किया है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अल्प उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिए। ये जब भी मैंने आप लोगों को जो है आईटीसी जब मैंने पढ़ाया है, कहां पर पढ़ाया है? गवर्नेंस में। जब ई गवर्नेंस पढ़ाया है तो ई गवर्नेंस, ये मेरे नोट्स अगर आप लोग निकाल करके देखेंगे तो सीधा सीधा जहां पर कि डिजिटल डिवाइड या डिजिटल गैप की मैंने चर्चा की है, वहां पर यह पॉइंट आपको सीधा सीधा मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। 250 शब्द पूरा आपको मिल जाएगा। यदि स्वतंत्र भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण प्रतिशत्रात्मक रहा है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? यह भी जब मैंने आप लोग को महिला सशक्तिकरण पढ़ाया हुआ सोशल जस्टिस में, तो यह सवाल वहां से उठाया गया है। क्या नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का विकल्प प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक गवर्नेंस में यह भी सीधा सीधा आप लोग को पढ़ाया गया है। एससीओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है, ये मैंने नहीं कराया। भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में ये ऑकस का उद्देश्य, ये इस बार आईआर जब मैंने पढ़ाया तो आप लोग को पढ़ाया है। यानी कि लगभग 80% जो है वो क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है। मैं एक मिनट, आज डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है। नीचे वाले गेट की चाबी हो गया पापा ने रख के भूल गए। ठीक है, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया आपको कि पेपर में 2-3 चीजों को हमेशा आप ध्यान में रखिए। पहला, नारीवादी दृष्टिकोण को जो है अधिक से अधिक महत्व दीजिए। दूसरा, इंटरकनेक्शन जो है सब्जेक्ट्स के बीच में स्थापित करिए। क्लासेस के दौरान ये अक्सर मुझ पर जो है आरोप लगते रहे कि आप बहुत डिटेल में जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बगैर क्लास में भरपूर डिस्कशन और डिबेट के आप ये पेपर हिला नहीं पाएंगे। हालांकि अगर जीएस पेपर 1 को मैं बात करूं तो जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और इंडियन सोसाइटी है वह कंपैरेटिवली काफी आसान था और डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। लेकिन जीएस पेपर 2 हमेशा की तरह डिस्कशन और डिबेट पर ही डिपेंड करेगा। एम आई राइट? या आप लोग डिसएग्री करते हैं कहीं मुझसे?
या मुझको जो है वो बैठ करके जो है जगह जगह से कट पेस्ट मार करके मैं आप लोग को दिखाऊं कि ये कहाँ कहाँ पर मैंने पढ़ाया है ना। पर ये हमेशा याद रखिएगा कि नोट्स बनाने से आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करेगा। एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत आगे तक जो है जाना और जूझना पड़ेगा। और एक बात और, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बाद में भी देखेंगे, लक्ष्मीकांत की बुक से इससे एक सवाल भी टच नहीं करता है। आप बोल दीजिए कि इसमें से एक भी सवाल अगर लक्ष्मीकांत की बुक से जो है टच हो सकता है। खासतौर से अपर्णा और श्वेता, आप दोनों लोगों ने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है। और ज्यादातर कोचिंग्स में या जितने भी जो है ऑनलाइन लोग बता रहे हैं वो, या उनका सिर्फ यही कहना है कि लक्ष्मीकांत गीता और कुरान है पॉलिटी की, जबकि छू करके भी नहीं गुजरी है। तो बाकी का अंदाजा आप लोग बखूबी लगा सकते हैं। तो अभी भी आप लोग के पास समय है कि अपना स्टैंडर्ड जो है आप लोग बढ़ाइए और इनके भुलावे में कहीं मत आइए। GS2 इज वेरी डायनेमिक। एक्चुअली में GS, और इसीलिए जब मुझे क्लास के अंदर घुसना पड़ता है तो मैं उतना ही डायनेमिक नेचर रखने की कोशिश करता हूं। और ये मैं अपने नोट्स से दिखा सकता हूं कि इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस जो है मैंने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। जैसे धीरे धीरे, जैसे श्वेता की क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ था क्योंकि श्वेता के यहाँ मुझे सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ाने को मिला था। एंड विद ऑल द गारंटी आई कैन से कि नॉट अ सिंगल क्वेश्चन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर जो है या उनके जो है क्लासेस में कहीं पर भी टच किए गए हैं। 90 घंटे 80 घंटे में पॉलिटी विद गवर्नेंस खत्म करने का दबाव होता है। मैं इस बात को इतना अधिक जिक्र में क्यों ला रहा हूं? मैं आई जस्ट वांट टू मेक इट श्योर कि आप और अधिक मत ठगे जाइए। मैं बार बार इस चीज को जो पॉइंट आउट करता हूं कि कोचिंग्स का एकमात्र उद्देश्य है कि वह आपका आर्थिक शोषण करके अपने लिए जो है दुमहला बना लें और आपको वो लगातार भ्रम में रखने की कोशिश करते हैं। तो बचिएगा इससे। आगे बढ़े, आज के टॉपिक पे आ जाए। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो न्याय, कैपेबिलिटी, सामर्थ्य और स्वतंत्रता पर करने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक में हम जिसको जो है थोड़ा एडवांस में लेकर के चलेंगे वह जो है पूरी तरह से जो है, कौन से लोग होंगे? सर मेरा क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है अपर्णा? न्यायिक निर्णय में बेसिक स्ट्रक्चर वाले केसेस आएंगे क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में सर एक बार फिर से जरा उठाने दो। नहीं, इसमें जो है आपके जो है बेसिक स्ट्रक्चर कम आएंगे। इसमें आपको वो जजमेंट्स सामने लाने होंगे जो कि बेसिकली आर्टिकल 21 के संदर्भ में दिए गए होंगे, जहां पर कि वह मोरालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप जो है 377 का केस लेकर के चल सकते हैं, या वो जो है दया मृत्यु के संदर्भ में दे रहे होंगे। जब कभी भी किसी सोशल इशू पर वो चर्चा करते हैं तो वो इस चीज को हमेशा, नैतिकता का प्रश्न उठता कब है? अगर एथिक्स या मोरालिटी का प्रश्न आएगा, एथिक्स और मोरालिटी का प्रश्न हमेशा तभी आता है जब टकराव की स्थिति बनती है, सामाजिक टकराव की स्थिति बनती है। तो जहां कहीं पर भी, जैसे कि आप जो है नैतिकता के प्रश्न को लेकर के चलिएगा कि संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न है, तो जिस तरह से जो है महिलाओं की डिमांड थी कि उनको अयप्पा टेम्पल या शनि सिंगनापुर में जो है दिया जाए,
उसको ले लीजिए, या 377 को ले लीजिए, आईपीसी की जो एक्ट 377 है, या फिर आप जो है न्यायिक निर्णयन में आप जो है 3 तलाक को ले लीजिए, या विशाखा गाइडलाइन को ले लीजिए। तो ऐसे जो जजमेंट हैं, ये हालांकि मैं जितने भी देते चला जा रहा हूँ वो सारे के सारे जेंडर बेस्ड हैं, लेकिन जहां पर जेंडर बेस्ड, कास्टिज्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के जो सोसाइटी में टकराव हैं, और वहां पर वो डिसाइड करते हैं कि हम किसे सही या किसे गलत मानेंगे। तो जब कोर्ट डिसाइड करती है सही या गलत को, तो यहां पर आपका जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रश्न आता है। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क पर बात करता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो जरूरी नहीं कि यह संवैधानिक नैतिकता को भी दिखाए, लेकिन संवैधानिक नैतिकता क्या है? हमारा पंथ निरपेक्ष चरित्र। संवैधानिक नैतिकता क्या है? हमारी बंधुता। संवैधानिक नैतिकता क्या है? न्याय की भावना है। संवैधानिक नैतिकता क्या है? स्वतंत्रता है। तो जहां पर इस तरह के निर्णय आए हों, कि जहां पर कोर्ट ने जो है इस तरह की बातें कही होंगी, वहां पर ये क्लियरिटी आपको लाएगी। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अपर्णा, जब हम लोग YouTube पर क्लास कर रहे थे, तो भी इन मुद्दों पर काफी गंभीर चर्चा की गई है, काफी टाइम दिया गया इस पर। नहीं, हाँ, लेकिन तब संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न नहीं मैंने उठाया था, तब मैंने वहां पर प्रश्न संवैधानिक राष्ट्रवाद का उठाया था। लेकिन संवैधानिक राष्ट्रवाद को, या फिर जैसे मैंने भंवरी देवी का केस बहुत डिटेल में उठाया था, या फिर जो है इच्छा मृत्यु का प्रश्न बहुत डिटेल में लिया था, तो ये सारे प्रश्न ऐसे थे जो इसी तरफ इशारा करते हैं, इसी तरफ जाते हैं। आइए आज का जो है टॉपिक लेते हैं। और कोई प्रश्न तो नहीं है किसी के मन में? आज का जो टॉपिक मैं लेकर के बेसिकली चलूंगा वह जो है जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन के बीच में एक संबंध स्थापित करने की कोशिश होगी। वस्तुतः अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं, और अमर्त्य सेन के बारे में यह याद रखना होगा कि अमर्त्य सेन किस प्रकार के अर्थशास्त्री हैं। तो अगर अमर्त्य सेन के बारे में बात कही जाए, तो अमर्त्य सेन एक सामाजिक अर्थशास्त्री हैं, सामाजिक या समाजवादी अर्थशास्त्री हैं, और ये कहीं न कहीं पूंजीवाद का विरोध करते हैं। लेकिन पूंजीवाद का विरोध करते समय अमर्त्य सेन मार्क्स की लिमिट तक भी नहीं जाते हैं। वस्तुतः वर्तमान में जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं, वो कहीं न कहीं समन्वय की भूमिका पर जोर देते हैं। ये समन्वय की भूमिका पर जोर देते हैं, और खास तौर से अगर कहा जाए तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम? माइक्रो इकोनॉमिक्स पर जोर देते हैं। इधर पिछले कुछ सालों में जितने भी आप अर्थशास्त्रियों को जो है अर्थशास्त्रियों को नोबेल मिलता हुआ देखेंगे, तो वो सूक्ष्म बातों पर चर्चा करते हैं। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? इफ एनीवन कैन टेल मी एग्जैक्टली। व्यष्टि अर्थशास्त्र, यस, व्यष्टि अर्थशास्त्र।
की तरफ जो है ये लोग जोड़ देते हैं। न्याय की भूमिका को लेकर के अमर्त्य सेन रॉल्स से पूरी तरह से खफा नहीं है, बल्कि रॉल्स की बात को अमेंड करना चाहते हैं, उस बात को ये और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो अमर्त्य सेन क्या कर रहे हैं, अमर्त्य सेन जो है रॉल्स के विचारों को विस्तार देते हैं। जो बातें रॉल्स से छूट गई, ये नहीं कहते कि मैं खंडन कर रहा हूं, बल्कि ये कहते हैं कि कुछ बातें आपसे छूट गई हैं, उनको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सिद्धांत जो है वह एक्सप्लेनर और अंडरस्टैंडिंग जस्टिस के बीच में है, पर्सपेक्टिव फ्रॉम अमर्त्य सेन एंड जॉन रॉल्स। अब यहीं पर अगर बात करूं तो न्याय के राल्सवादी प्रतिमान में अब कहां पर अंतर आ जाता है, तो जो न्याय का राल्सवादी प्रतिमान है या राल्सवादी सिद्धांत है, उसमें स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और अमर्त्य सेन ने इसी स्वतंत्रता पर जो है फोकस करता हुआ जो इनका सिद्धांत है उस पर आपत्ति दर्ज की। एक्चुअली में अमर्त्य सेन ये नहीं कहते हैं कि आप स्वतंत्र लोगों का समझौता मत कराइए, इसके उलट अमर्त्य सेन कहते हैं कि आप समझौता कराइए, लेकिन रॉल्सवादी रूपरेखा जो है वह कहते हैं कि जब स्वतंत्रता पर चर्चा करती है तो केवल साधनों पर ध्यान देती है कि साधनों को एकत्रित करने के लिए लोग कितने स्वतंत्र हैं। वह इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि किसी व्यक्ति के पास उनका उपभोग करने की कितनी आजादी है। ले लो, लेकिन उपभोग करने की आजादी कितनी है, इस पर जो है वो नहीं देखते हैं। इसीलिए अब उपभोग करना किसी का कितना है, अब सबके प्लेट में एकदम चाप करके ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखा हो दबा करके खाने के लिए, लेकिन अगर किसी को पेट की बीमारी है, उसका डाइजेशन सही नहीं है, तो क्या अभी भी वह उतनी ही मात्रा में जो है उसका उपभोग करेगा? ये मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक सारस पक्षी जो होता है, बड़ी लंबी वाली चोंच वाली, आप लोग को याद होगी, सारस पक्षी याद है, लंबी चोंच वाली। तो सारस पक्षी थी और सारस पक्षी के साथ एक लोमड़ी थी, दोनों में दोस्ती हो गई। तो लोमड़ी ने सारस पक्षी को अपने यहां दावत पर बुलाया और खीर बनाया और 2 थाल में करके उसको परोस दिया, बराबर मात्रा में परोसा, लेकिन क्या दोनों का सामर्थ्य बराबर रूप से खा पाने में है? जब तक कि लोमड़ी अपना सब कुछ सफा चट करती है, तब तक सारस केवल 1, 2, 4, 10 दाना खाई होगी। इसी को ये कहते हैं कि उपभोग का सामर्थ्य भी आपकी स्वतंत्रता पर। क्या सारस को भी यहां पर आप स्वतंत्र मानेंगे? एक्चुअली में स्वतंत्रता में विकल्पों की उपस्थिति आवश्यक है, और स्वतंत्रता में विकल्पों के साथ साथ यह भी जरूरी है कि उनका उपभोग किस तरह से किया जाए। अगली बार सारस ने लोमड़ी को बुलाया अपने यहां दावत पर, खीर ही पकाई, लेकिन इस बार उसने खीर जो है पतली गर्दन वाली सुराही में परोस दिया। क्या बराबर मात्रा में परोसा? रॉल्स यहीं पर गड़बड़ कर जाते हैं। रॉल्स केवल साधनों की स्वतंत्रता तक सीमित हैं, स्वतंत्र है अपना अपना हिस्सा लेने को, आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप, लेकिन क्या उनका उपभोग मैटर करेगा कि नहीं करेगा? सारस ने तो फिर भी 10-5 दाना खाया होगा, और अब की बार लोमड़ी 1 दाना भी नहीं पाएगी। तो इसी चीज को लेकर के रॉल्स कहते हैं कि भैया
दृष्टिकोण को सामर्थ्य आधारित बनाइए। इसमें लोगों को सिर्फ प्राथमिक वस्तुएं उपलब्ध करवाने को ही महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा कि आपने जो है प्राथमिक वस्तुएं जो है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, केवल वही महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात पर भी जो है जोर दिया जाएगा कि कोई व्यक्ति किस सीमा तक इन प्राथमिक वस्तुओं का उपयोग करके अपने लिए मूल्यवान जिंदगी हासिल कर पाता है, और इससे यह बात तय होती है कि कोई व्यक्ति कितना आजाद है और उसके साथ कितना न्याय हो रहा है। इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति हैं और उन्हें एक तरह की प्राथमिक वस्तुएं मिली हैं। क्या इस बात को सुनिश्चित करता है कि दोनों के पास समान मात्रा में आजादी होगी? क्या यह हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि दोनों के पास समान मात्रा में आजादी होगी? नहीं कर सकते। फिर इस चीज को कैसे डिसाइड करेंगे हम? कैसे रोकें? ठीक है, तो कहते हैं कि दोनों के पास समान मात्रा में आजादी होगी। इस बात को कैसे डिसाइड करेंगे? क्या कि नहीं कर सकते आप। ये सारस और लोमड़ी वाली कहानी को यहां पर आप इन्वॉल्व करिए। अमर्त्य सेन ये मानते हैं कि केवल प्राथमिक वस्तुएं मिल जाना ही पर्याप्त आजादी नहीं है। वे कहते हैं कि बहुत से कारण लोगों की कैपेबिलिटी या सामर्थ्य को सीमित कर देते हैं या उनमें अंतर पैदा कर देते हैं। मसलन लोगों को शारीरिक क्षमता और दूसरी कई चुनौतियां उनकी कैपेबिलिटी या सामर्थ्य में अंतर पैदा करती हैं। इस तरह एक ही प्राथमिक वस्तुएं मिलने के बावजूद उन्हें आजादी में बदलने के लिए लोगों की कैपेबिलिटी या सामर्थ्य में अंतर होगा। सेन यह भी स्पष्ट करते हैं कि कैपेबिलिटी या सामर्थ्य का अर्थ यह है कि लोगों के पास वैकल्पिक जिंदगियों में से किसी एक को चुनने की आजादी हो। यह स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त है कि आपके पास चुनने की वस्तुतः आजादी हो। कोई आपके सर पे बंदूक रख करके कहे कि तुम भागना चाहते हो तो भाग लो, लेकिन भागोगे तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। तो या तो तुम अपनी जान बचाओ और या फिर स्वतंत्रता को चुनो। क्या यहां पर उस व्यक्ति के पास वास्तविक आजादी है? कहते नहीं है। ये कहते हैं कि आजादी नहीं है। सेन यह भी मानते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि लोगों में इस बात पर कोई आम सहमति हो कि किस तरह की जिंदगी को मूल्यवान माना जाए। यह भी जरूरी है। कोई ज्ञान को मूल्यवान मानता है, कोई धन को मूल्यवान मानता है, कोई स्वास्थ्य को मूल्यवान मानता है। तो इस तरह से अलग अलग लोग अपनी जिंदगी के लिए अलग अलग चीजों को मूल्यवान मान सकते हैं। गांधी आत्मा की शुद्धि को महत्वपूर्ण मानते थे। पटेल कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी जान का खतरा लगता हो, अपने लोगों के बीच में जाने पर जान का खतरा लगता हो, तो उसे फिर भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए नहीं उतारना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि जान बचा करके भाग जाएं, शुक्र मनावे कि वो जिंदा लौट आए। तो किस तरह की जिंदगी को मूल्यवान माना जाए,
यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरह कैपेबिलिटी आजादी का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि रॉल्सवादी प्राथमिक वस्तुएं आजादी का साधन मात्र मानते हैं। यह रॉल्स और अमर्त्य सेन के बीच का अंतर है। अमर्त्य सेन जहां पर रॉल्स केवल प्राथमिक वस्तुओं को पाना ही आजादी मानते हैं, वहीं पर अमर्त्य सेन इससे कहीं आगे बढ़ जाते हैं। अमर्त्य सेन यह तर्क देते हैं कि सिर्फ रॉल्स द्वारा वर्णित प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण की गारंटी होने से हर किसी को उसके लक्ष्यों को हासिल करने को समान आजादी नहीं मिल जाती है। सेन मानते हैं कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लोगों की कैपेबिलिटी में अंतर होता है, और इसीलिए सेन आगे बढ़ते हैं और वो अंतर वैयक्तिक विविधताओं का परीक्षण करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों में जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामर्थ्य में अपनी पसंद में भिन्न है, उस सामर्थ्य और पसंद की भिन्नता को समझिए। लोग अलग अलग वस्तुओं को मूल्यवान मानते हैं, साथ ही इन लोगों की स्वतंत्र रूप से अपने मूल्यवान लक्ष्यों को हासिल करने की कैपेबिलिटी में भी अंतर होता है। जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे, आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ही उदाहरण ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी बच्चे समान रूप से वो अगर कहें कि कैरियर एक प्राथमिक वस्तु है, तो कहते हैं कि सबके लिए खुला खेल है, लेकिन क्या इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए और हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए यह समान खेल है? नहीं है साहब, क्योंकि जो क्वालिफाइंग नेचर का इंग्लिश का पेपर आएगा वो दोनों के लिए एक बराबर नहीं है। इसी तरह से जो बच्चे भी हैं, सिर्फ भाषा का ही अंतर नहीं है, किस परिवेश में कौन सा बच्चा पला बढ़ा है, किस तरह से जो है उसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, किस तरह का मार्गदर्शक उसके पास है, यह बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो यह बता दे कि किस तरह से जो है एक बच्चा समान प्राथमिक वस्तु या समान कैरियर होने के बावजूद भी उस तक पहुंचने के लिए सबकी कैपेबिलिटी में अंतर आ जाता है। कुछ बच्चे बातों को समझ ही नहीं पाते हैं, तो कुछ बच्चों का मन इतना चंचल होता है कि वो उनको पढ़ने नहीं देता है। ऐसे हजार कारण हो सकते हैं जो ये परिवर्तन पैदा कर देते हैं। और रॉल्स केवल पहली विविधता पर जोर देते हैं, अर्थात वे इस तथ्य को मानते हैं कि लोग अलग अलग वस्तुओं को मूल्यवान मानते हैं। दूसरी ओर सेन ये मानते हैं कि वस्तुओं को अलग अलग मूल्यवान मानने के अलावा संसाधनों को वास्तविक आजादी में बदल लेने की लोगों की क्षमताओं में अंतर या विविधता होती है। यह अंतर या विविधता उम्र, सेक्स या आनुवंशिक गुणों से संबंधित हो सकती है। इसलिए भले ही लोगों को एक समान संसाधन दे दिए जाएं, फिर भी इन अंतरों या विविधताओं के कारण लोगों को अपनी जिंदगी को ज्यादा आजाद बनाने की क्षमता प्रभावित होती है, बनाने की क्षमता प्रभावित होती है। यानी कि वो उसको लेकर के वो वही है लोमड़ी और सारस वाली कहानी कि वो अंतर हमेशा मौजूद रहेगा। ये अमर्त्य सेन की जो है रॉल्स के साथ जुड़ना है। रॉल्स जहां पर केवल संसाधनों की उपादेयता पर प्रश्न करते हैं, वहीं पर अमर्त्य सेन एड ऑन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं
कि आप संसाधनों के साथ साथ संसाधनों के उपभोग की क्षमता को भी जोड़िए। क्या यह बात पूरी तरह से क्लियर है सबको? एनी डाउट? इफ ऑल क्लियर, अब आइए जरा यहीं पर मार्क्स को देखें कि मार्क्स इस चीज को कैसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्क्स। मार्क्स इसको जो है साध्य स्थिति से जुड़ा हुआ प्रश्न मानते हैं कि साध्य स्थिति से जुड़े हुए सिद्धांत हैं, एंड स्टेट। पहले तो ये समझिए कि साध्य स्थिति, साध्य का मतलब क्या होता है? दो शब्द होते हैं, एक साध्य होता है, एक साधन होता है। जैसे कुछ लोगों के लिए किताबें पढ़ना, जैसे मुझ जैसे इंसान के लिए किताब ही पढ़ना अपने आप में साध्य है, शौक है साहब, पढ़ता रहता हूं, ढूंढता रहता हूं। अच्छी किताब पढ़ने का शौक बहुत जबरदस्त है। वहीं पर आप जैसे बच्चों के लिए किताब अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि वह साधन है। नहीं, साध्य मीन्स टारगेट होता है, और साधन उसका एफर्ट है। पूनम उल्टा बोला आपने। साध्य और साधन के बीच का अंतर यह है, साध्य आपके लिए साध्य क्या है? एंड क्या है आपका? आईएएस बनना। साधन क्या है? किताब पढ़ना। मेरे लिए आईएएस बनना कोई मतलब ही नहीं है, बन ही नहीं सकता मैं, तो मेरे लिए किताब ही अपने आप में साध्य है। और वह साध्य मैं कैसे पाऊं? यस, मेरा साधन है। खरीद के, चुरा के, डकैती डाल करके, मांग करके, जैसे भी हो, दैट इज माय मीन्स। तो साध्य को एंड बोलते हैं और साधन को मीन्स बोलते हैं। ठीक है। न्याय की साध्य स्थिति से जुड़े सिद्धांतों का अर्थ ऐसे सिद्धांतों से है, ऐसे सिद्धांतों से है जो यह बताते हैं कि व्यक्तियों के बीच लेन देन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियमों या सिद्धांतों का एक समूह होना चाहिए। इन सिद्धांतों को सामाजिक न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए कुछ सिद्धांत होने चाहिए। इस तरह की चीजों ये क्यों है? क्योंकि यहां पर आप सिर्फ व्यक्ति के कार्यों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का मूल्यांकन करेंगे। रॉल्स जैसे लोगों में व्यक्ति के ही एफर्ट्स, व्यक्ति ही सब कुछ मायने रखता है, लेकिन यहां पर व्यक्ति नहीं मायने, यहां पर समाज अब केंद्र में आ जाता है। और मार्क्सवादी सिद्धांत इस दृष्टिकोण का बड़ा अच्छा उदाहरण है। मार्क्स की किताब का नाम क्रिटिक ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोग्रेस होना चाहिए ना, प्रोग्राम ही है। तो मार्क्स ने अपनी किताब क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में न्याय की इस संकल्पना की विस्तार से जो है चर्चा की है। वे दो तरह की स्थितियों की चर्चा करते हैं। पहला कि एक संक्रमणकालीन समाजवादी समाज की स्थिति है। संक्रमणकालीन शब्द से मतलब क्या है? संक्रमणकालीन का मतलब होता है कि जब एक तरह की स्थिति से निकल करके आप दूसरे तरह की स्थिति में जाते हैं,
तो यह संक्रमण है। जैसे किशोरावस्था, टीन एज, न बचपन है न ही जवानी है। 40-50 की उम्र न जवानी है न बुढ़ापा है। तो यह दोनों उम्र प्रौढ़ अवस्था जिसको कहते हैं, यह दोनों ही उम्र संक्रमण की उम्र है। एक छूट रहा है और दूसरा पाया भी नहीं गया, संक्रमण है। टाउन एरिया, नगर पंचायत, गांव, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, कुछ आधारभूत संरचनाएं आ जाएं, यानी कि गांव शहर बनने की कोशिश कर तो रहा है लेकिन शहर बन नहीं पाया है। तो ये जो टाउन एरिया होता है, ये जो नगर पंचायत होता है, ये वास्तव में क्या है? नगर पंचायत या टाउन एरिया वास्तव में, मेरे प्यारे देशवासियों, रर्बन है, संक्रमण की स्थिति है। तो कहते हैं मार्क्स की दो तरह की स्थितियां हैं। पहली, संक्रमणकालीन समाजवादी समाज, यानी कि एक समाज जो समाजवादी बनने की तरफ चल तो पड़ा है लेकिन पूरी तरह से समाजवादी बना नहीं है। इसी को कहते हैं ट्रांजिशनल सोशलिस्ट सोसाइटी। ठीक बात है ना? ये समझ में आई आपके? तो पहली स्थिति है, दूसरी क्या है? दूसरी स्थिति कम्युनिस्ट या साम्यवादी समाज से संबंधित है। दरअसल मार्क्स ये मानते हैं कि कम्युनिस्ट समाज में किसी विशिष्ट अवधारणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वो समाजवाद से भी आगे चले जाते हैं, साम्यवाद में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि विशिष्ट अवधारणा की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। क्यों? ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर जरा समझिएगा। कहते हैं कि जो पहली स्थिति है, संक्रमणकालीन समाजवादी समाज, ट्रांजिशनल सोशलिस्ट सोसाइटी, उसमें न्याय का क्या अर्थ है? इसमें न्याय के अर्थ को कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक उत्पादन में अपने श्रम के योगदान के हिसाब से वेतन प्राप्त करेगा। जो 6 घंटा फावड़ा चलाएगा वह 6 घंटे के हिसाब से पाएगा, जो 8 घंटा फावड़ा चलाएगा वह 8 घंटे के हिसाब से फावड़ा जो है वेतन पाएगा, और जो 4 घंटा चलाएगा वो 4 घंटा, जो बिल्कुल बैठ करके जो है अजगर की तरह ठस पड़ा रहेगा उसे क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलेगा। इसको योगदान सिद्धांत कहते हैं कि जितना आपने योगदान दिया उस हिसाब से, उस मात्रा में आप प्राप्त करेंगे। मार्क्स इस योगदान सिद्धांत से संतुष्ट नहीं है, इस कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि इस सिद्धांत में लोग श्रमिक के रूप में ही रहेंगे, जबकि मार्क्स श्रमिक बनाए रखने के जो है पक्ष में नहीं है। मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक से ज्यादा इनको मालिक मानिए, उनकी अटरिया चढ़ जाए, लेकिन वह मजदूरों की लाशों पर नहीं चढ़ना चाहिए। फैक्ट्री में फैक्ट्री का मजदूर भी शेयर होल्डर होना चाहिए।
ये मार्क्स कहते हैं। तो कहते हैं कि जो पहली स्थिति है, उस पहली स्थिति में यह सिर्फ एक ट्रांजिशनल सोसाइटी में लोग जो है श्रम के रूप में ही रहेंगे, श्रम से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा कि क्या गड़बड़ी हो रही है। ये जो योगदान सिद्धांत है वह इस बात को भी मान्यता नहीं देता है कि प्रतिभा और आवश्यकता दोनों ही आधारों पर श्रमिकों में अंतर होता है, क्योंकि ये कहता है जो जितना फावड़ा चलाएगा चला लेगा, टैलेंट को नहीं देता है। और इसी के साथ यह एक और कमी की तरफ इशारा करता है, और उसका इशारा तीसरा कौन सा है? ये जो तीसरी तरफ इशारा कर रहा है, इसका इशारा यह है कि इसमें लोगों की जरूरत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आप योगदान दोगे तो आपको मिलेगा। कोई बीमार है, नहीं फावड़ा चलाने के लायक है, लेकिन उसे जरूरत है दवा की, उसे जरूरत है रोटी की, लेकिन आज का समाज, यह जो संक्रमणकालीन समाजवादी समाज है, वह उसकी जरूरत पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसके विपरीत जो कम्युनिस्ट समाज है, जो दूसरी स्थिति मार्क्स बताते हैं, उसमें कहते हैं कि हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाएगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा। पहले क्या था? क्षमता के अनुसार काम कराया जाएगा और काम के अनुसार वेतन दिया जाएगा, पहली स्थिति जो है। और दूसरी स्थिति में क्या है कि क्षमता के अनुसार काम लिया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा, यानी कि जितनी उसकी आवश्यकता है उस हिसाब से वह वेतन ले जाए। आदर्श कम्युनिस्ट समाज में क्या ये दोनों स्थितियों का अंतर आप सबको क्लियर है? एक बार बताइए तो जोर से। ओके, हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं कि निश्चित रूप से इसका अर्थ यह है कि अलग अलग पुरस्कारों या वेतनों की उम्मीद किए बिना लोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे। साथ ही इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे लोगों को क्या वेतन या संसाधन मिलता है। यानी कि जब लोगों को उनकी आवश्यकता भर मिलेगा तो लोग इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि दूसरों की थाली में कितनी रोटी है। निश्चित रूप से जब तक अभाव और व्यक्तियों के बीच में ये मानते हैं कि बीच टकराव है, तब तक यह संभव नहीं होगा। इसलिए कम्युनिस्ट समाज के नियम को बनाए रखने के लिए भौतिक संसाधनों की प्रचुरता बहुत जरूरी होगी। ये कहते हैं कि जिस समाज की हम कल्पना कर रहे हैं, इस समाज के लिए यह आवश्यक होगा। न्याय की मार्क्सवादी समीक्षा के केंद्र में मुख्य बात यह है कि यह एक ऐसे समुदाय के विचार पर आपत्ति करता है जिसे एकजुट रखने के लिए अधिकारों के एक निश्चित समूह या न्याय के सिद्धांतों की जरूरत होती है। रॉल्स मानते हैं कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है, लेकिन मार्क्स का मानना है कि सच्चे अर्थों में एक उत्तम समुदाय के न्याय को किसी संकल्पना की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहते हैं कि जब आदर्श समुदाय बना देंगे, हम उत्तम समुदाय बना देंगे, तो न्याय की आवश्यकता
नहीं होगी, लेकिन जब तक वह उत्तम समुदाय नहीं बनता है तब तक न्याय की जरूरत होगी, और न्याय की जरूरत के लिए एक निश्चित समूह या न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। मार्क्स ये स्वीकार करते हैं कि अभाव और लक्ष्य पर टकराव होने की स्थिति में ही समाज को संचालित करने के लिए सिद्धांत के रूप में न्याय की जरूरत होगी। आप काफी हद तक गांधी पर जा सकते हैं। गांधी ये कहते हैं कि राज्य पुलिस आज की आवश्यकता कब तक है, तो गांधी कहते हैं कि जब तक मनुष्य महामानव नहीं बन जाता। जिस दिन मनुष्य महामानव बन जाएगा, वह अपने बुराइयों से दूर हट जाएगा, उस दिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमें इसकी आवश्यकता पड़ती ही क्यों है? क्योंकि हम महामानव नहीं बन पाए हैं। इसी बात को मार्क्स भी कहते हैं कि अभाव और लक्ष्य पर टकराव होने की स्थिति में समाज को संचालित करने के साधन के रूप में न्याय की जरूरत होगी। हालांकि यह एक ऐसे उच्चतर स्तर के समुदाय के बनने की संभावना को रोकता है जहां लोग एक दूसरे से परस्पर प्यार और सहयोग करते हुए रह सकते हैं। इसलिए न्याय को अभाव और टकराव का सामना कर रहे समाजों के लिए एक ऐसी जरूरत के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन मार्क्स ये भी मानते हैं कि किसी समाज में न्याय की आवश्यकता ही उस समाज की कमियों को बताता है। जिस समाज में पुलिस की ज्यादा जरूरत पड़ जाए, जिस समाज में जेल में लोग भरे हों, तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीज की जरूरत नहीं है, एक अपने जवानी के दिनों का एक किस्सा सुनाऊं। अपने दोस्तों के बीच में जितने भी दोस्त दोस्तनी थे हम लोग के, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब हम लोग की क्लासेस बीच में ब्रेक होती थी, तो ब्रेक क्लास में जो है हम लोग घास के मैदान में बैठते थे, और ज्यादातर मैं मधुशाला पढ़ करके सुनाया करता था। सब लोग अपनी तरफ से अच्छी लिटरेचर पर डिस्कशन होती थी। तो एक बार डिस्कशन हुई आई लव यू पर कि इसका औचित्य क्या है। तो मेरा ये कहना था कि जब कोई किसी से कहता है कि आई लव यू, तो इसका मतलब कि उसे अपने प्रेम पर संदेह है, और वह आश्वस्त होना चाहता है, और वह आश्वस्त करना चाहता है सामने वाले को आई लव यू बोल करके। बार बार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? सुबह शाम यही गीत दोहराऊं रानी, यही गीत दोहराऊं। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि अगर सामने वाला भी निश्चिंत रहे प्रेम से, आप भी उस प्रेम में जो है भरपूर डूबे हों, तभी हम किसी शब्द को अगर बार बार दोहराते हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं उस शब्द को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हूं। इसी बात को मार्क्स कहते हैं कि अगर किसी समाज में न्याय की आवश्यकता है और लोग चर्चा करते हैं कि न्याय होना चाहिए, तो इसका मतलब कि उस समाज की कमियों पर वह चर्चा कर रहे हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सहयोग पर आधारित और सद्भाव से भरे, मार्क्स को जरा आगे लेकर के चलिएगा, मार्क्स इस बात पर जोर देते हैं कि सहयोग पर आधारित और सद्भाव से भरे हुए समुदाय के निर्माण के लिए निज संपत्ति की व्यवस्था को खत्म करना बहुत जरूरी है। वो सहयोग पर आधारित और सद्भाव से भरे हुए समाज के निर्माण के लिए निज संपत्ति की व्यवस्था को
खत्म करना जरूरी मानते हैं। निज के बजाय यहां पर अगर हम शब्द इस्तेमाल कर दे निजी, तो और सही रहेगा। निजी संपत्ति की व्यवस्था को ये खत्म करना चाहते हैं। मार्क्स, ये तो मैंने सही किया हुआ था, क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई? इसको देख ले। ओके, ये ज्यादा सही है। उस पेज में ज्यादा गड़बड़ियां हैं, मैंने शायद करेक्शन किया था लेकिन उठाया नहीं मैंने। हाँ, निजी संपत्ति की व्यवस्था को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये मैं दूसरा वाला हटा देता हूं ना, बार बार मेरे को कंफ्यूज करेगा। खत्म करना बहुत जरूरी है। मार्क्स ये भी मानते हैं कि पूंजीवाद में निजी संपत्ति की व्यवस्था वेतन श्रमिक संबंधों का निर्माण करती है। तो ये कहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये पूंजीवादी व्यवस्था क्या करती है? पूंजीवादी व्यवस्था हर हाल में वेतन श्रमिक, यानी कि ये कहती है लोगों से कि आप काम करिए, काम के बदले में अपना पारिश्रमिक लीजिए। यानी कि कुछ लोगों का शोषण होता रहेगा, इसलिए वेतन श्रमिक का जो संबंध है, यह संबंध हमेशा शोषणकारी होगा, अलगाव उत्पन्न करेगा, अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए मार्क्स ये तर्क देते हैं कि मजदूर या श्रमिक यह स्वयं में मूल्य का स्रोत है, क्योंकि अगर मजदूर काम नहीं करेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि किसी तरह का उत्पादन ही नहीं होगा। उत्पादन ही नहीं होगा तो किसी मूल्य का निर्धारण ही नहीं होगा। इसलिए मूल्य का निर्धारण मजदूर की मजदूरी पर, उसके श्रम पर निर्भर करता है। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए मार्क्स ये कहते हैं कि श्रमिक द्वारा ही पूंजीवादी समाज को असीम संपत्ति का, पूंजीवादी समाज की असीम संपत्ति का निर्माण किया जाता है, लेकिन इन्हें सिर्फ वेतन के रूप में इस संपत्ति का एक छोटा हिस्सा ही मिलता है। तो ये दिन रात जो है, पहले की 70-80 के दशक की फिल्में देखिए, सब समाजवादी। आप हिंदी फिल्मों को देखिए, हिंदी फिल्में समाज को बड़ा बढ़िया रिफ्लेक्ट कर देती हैं। कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं समाज को? बड़ा मौजूद प्रश्न है। जब 50-60 के दशक में फिल्में बनी और देश आजाद हुआ था, तो जो क्रांति के नए प्रतिमान थे, जो नई मशीनरी आ रही थी, वह मशीनरी किस तरह से जो है लोगों को जो है रोजगार छीन रही थी, इस पर बात करती है। नया दौर, लीडर जैसी फिल्में आ रही थी। लेकिन नेहरू के उस प्रथम प्रयोग के बाद जब धीरे धीरे कृषि पर जोर दिया गया, हरित क्रांति का जोर आया, तो उपकार जैसी फिल्में आनी शुरू हुई, जय जवान जय किसान वाले। इसके बाद आपकी जो फिल्में आई, जब गरीबी हटाओ का नारा देश में गूंजा, तो जिस तरह की बातें जो है उस समय गुंजायमान हुई, वह कौन सी थी? वो तब ये मजदूर वर्ग, कुली वर्ग, तब ये हीरो के रूप में आने लगा। और विलेन हमेशा बड़े बड़े जो है घरों में रहता था। इसी जमाने में डाकुओं पर भी फिल्में बनी, और डाकू भी इस जमाने में कुर्ता धोती छोड़ करके जींस पहन करके बाहर आने लगे थे। और तब ये कुली वगैरह जैसी फिल्में बनी। लेकिन जब आपकी अर्थव्यवस्था ओपन अर्थव्यवस्था की तरफ गई, बाजारवाद की तरफ गई, तो अब आपका हीरो कुली नहीं बनता था, अब आपका हीरो
फॉरेन में पढ़ता था, दारू पीता था, गिटार बजाता था और सिमरन के पीछे पूरी दुनिया टहल सकता था, तो वो जो 60-70 के दशक की फिल्में रही हैं वहीं पर फिर से लेकर के जाता हूं मैं। और उन फिल्मों में हर बार ये दिखाया जाता था कि हीरो जो है अंत में एक डायलॉग जरूर मारता था कि ये तुम्हारे महल जो साहब खड़े हैं वो हम मजदूरों के खून पसीने पर खड़े हैं। तो लेकिन ये भी कहते हैं कि हमारी दम पर ये इतना बड़ा तुम्हारा महला दुमहला चल रहा है, लेकिन खाने के लिए हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है साहब। तो वो इसी तरह मार्क्स वहीं पर इशारा करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक द्वारा ही पूंजीवादी समाज की असीम संपत्ति का निर्माण किया जाता है, लेकिन इस संपत्ति का एक बहुत छोटा नाम मात्र का हिस्सा ही जो है इनको नसीब होता है। और मार्क्स इसे पूरी तरह से गलत मानते हैं। और उनका कहना यह है कि इसका जो है तर्क यही है कि आज जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो निजी हाथों में सीमित है, तो उत्पादन प्रक्रिया का सामाजिकरण कर दीजिए, निजी हाथों से इसको छीन लीजिए। मार्क्स तर्क देते हैं कि इससे उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों की इच्छाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, जिससे श्रमिकों को तुष्टि मिलेगी और सबसे प्रामाणिक जो मानवीय आवश्यकताएं होंगी वह पूरी होंगी। क्योंकि यहां पर कहने की कोशिश किया है, यहां पर कहने की कि आज किन चीजों का उत्पादन हो, किस तरह से उत्पादन हो, संसाधनों का दोहन क्यों हो, कितना हो, यह सिर्फ जो है चंद जो है पूंजीपति ही तय करते हैं। ये कहते हैं कि इनसे यह चीज छीनिए आप और श्रमिकों को शामिल करिए। जब श्रमिक उत्पादन के हिस्से में जाएंगे तो श्रमिक ये बताएंगे कि उनको जिन चीजों की आवश्यकता है, पहले रोटी हो कि गुलाब हो, रोटी बनाम गुलाब। तो हो सकता है कि ज्यादा मुनाफा दे करके पूंजीपति बोले कि गुलाब उगाओ, पर श्रमिक बोलेगा कि नहीं, गेहूं उगाओ, क्योंकि गेहूं से हमारा पेट भरेगा। तो गेहूं बनाम गुलाब की लड़ाई होगी। और यही वजह है कि जो मंडियों की व्यवस्था खत्म करके उनको पूंजीपतियों के हवाले करने की कोशिश की जा रही है, किसान कानूनों का विरोध यहीं पर होता है। क्योंकि कल को जो है पूंजीपति का देगा कि इसमें फायदा नहीं है, तुम कुछ और बताओ वो, क्योंकि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट खेती कर दी है। वो हो सकता है कि फसलों की कीमत बनाए रखने के लिए किसान को चंद पैसे देकर के वहां पर उत्पादन को ही रोकते हैं। आज किसान जब अपनी खेत में उत्पादन करता है तो वह उससे सीधा अपना पेट भर सकता है, लेकिन कल को जब वो बार्टर सिस्टम में चला जाएगा तो किसान अपना पेट नहीं भर पाएगा, उसके हाथ में कैश होगा। और जब मार्केट में जो फसलों की कीमत ऊपर जाएगी तो अंबानी और अडानी का तो पेट भर जाएगा, लेकिन प्रेमचंद के हरिया का पेट तब नहीं भरेगा, भले उसके हाथ में 10 रुपया क्यों ना हो, क्योंकि वो 10 रुपए से वो अपनी भूख को खामोश नहीं कर पाएगा। उसकी भूख उसके पेट में पूरी रात गुड़गुड़ करके हल्ला मचाती रहेगी, शोर करती रहेगी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार बाजार से संचालित होने वाले समाज में ज्यादा से ज्यादा फायदा पाने की चाह के आधार पर न्याय का निर्माण नहीं किया जा सकता। दरअसल सिर्फ अलगाव रहित श्रम की स्थिति में प्रामाणिक मानवीय आवश्यकताओं, अलगाव रहित यानी कि जहां पर श्रमिक और मालिक के बीच का अंतर खत्म कर दिया जाए, कहते हैं कि सिर्फ वहीं पर प्रामाणिक मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही न्याय का आधार हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि साध्य स्थिति से जुड़े अधिकांश सिद्धांतों की तरह ही मार्क्सवादी सिद्धांत भी यह दावा करता है कि कुछ खास तरह की जीवन शैलियों के कारण मानव जीवन पूर्णता, परफेक्शन या श्रेष्ठता, एक्सीलेंसेस की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी कि एक खास तरह की शैली को जो है अपनाने पर जोर तो देते हैं, लेकिन अन्य शैलियों को जो है यह एक शैली के मुकाबले दूसरे शैली को जो है श्रेष्ठ या कम मानते हैं। अब यहीं पर इसका दोष है। ये कहते हैं कि एक तरह की जीवन शैली अपनाइए और उससे भिन्न जो जीवन शैलियां हैं अगर कोई उसको अपनाता है तो उसको सजा दीजिए। इस तरह एक जीवन शैली को दूसरी जीवन शैली पर वरीयता दे देने के कारण ही इसको क्रिटिसाइज किया जाता है।
आलोचक यह मानते हैं कि इन सिद्धांतों की प्रकृति में निरंकुश होने की संभावना छिपी होती है। आलोचकों को यह डर है कि इस तरह के सिद्धांत पूर्ण और न्यायसंगत जीवन शैली को कायम रखने के नाम पर लोगों की जिंदगी में दखल देंगे और उनकी स्वतंत्रता छीन लेंगे, क्योंकि जब सरकार तय करेगी, जैसे आज की तारीख में सरकार कहती है कि क्या खाओ क्या नहीं खाओ। गुजरात में पता चला कि उन्होंने जो है जितना भी नॉनवेज बेचने वाले हैं उनकी रेहड़ी वगैरह उठा करके फेंकवा दी। क्या ये जायज है साहब? क्या ये सही है साहब? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो किसी को यह हक नहीं कि वो दूसरों की जिंदगी छीन ले। और यहीं पर रॉल्स के उलट मार्क्स चले जाते, क्योंकि रॉल्स ये उत्तम जोबन नहीं भाई, क्या हो गया है, उत्तम जीवन। तो यहीं पर रासवादी सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। रॉल्स उत्तम जीवन की किसी एक संकल्पना का समर्थन करने से बचते हैं, वह लोगों को स्वतंत्रता देते हैं। तो ये मार्क्सवाद का रहा है। अब न्याय का नारीवादी विवरण ले लेते हैं कि न्याय का नारीवादी विवरण कैसा है। पर मुझे लग रहा है कि आज मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसको कल ले लें, परसों ले लें, कल संडे है और बाकी भी बच्चे जो है वो बारिश की वजह से परेशान है ना पर ना। तो परसों ही इसको कंटिन्यू करते हैं।